नमस्ते। आज आप फिर हमारी कक्षा में उपस्थित हुए हैं एक नया विषय सीखने के लिए, उपसर्ग और प्रत्यय। लेकिन पुरानी पंक्तियां याद रखना है कि खेल खेल में सीखें हम, सीखें वो जो न भूलें हम। तो आज आप नई चीज सीख रहे हैं और सीखने के लिए एक जिज्ञासु दिमाग का होना बेहद जरूरी है। सबसे पहला हमारे दिमाग में क्या है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर हो कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। तो आप समझिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय अंग्रेजी में जैसे आप सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स के नाम से जानते हैं। तो जो शब्द या शब्दांश, ध्यान से सुनना, जो शब्द या शब्दांश मूल शब्द के आगे या पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग और प्रत्यय व्याकरणिक भाषा में इस नाम से जानते हैं। उपसर्ग जो शब्द या शब्दांश मूल शब्द के आगे लगते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उ आ, याद रखना, उ आ आगे लगते हैं, और प्रत्यय पीछे, जो शब्द या शब्दांश शब्द के पीछे लगते हैं और एक नए अर्थ को निर्माण करते, एक नए शब्द को बना देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इनका अर्थ भी उप माने समीप, उप माने समीप और सर्ग माने होता है सृजन करना, सृष्टि करना। तो जो नए शब्द का सृजन समीप रहकर करे उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय का अर्थ भी होता है पीछे, साथ साथ लेकिन पीछे चलना। तो जो पीछे चले, प्रति माने इधर पीछे और साथ साथ, और आय माने चलना। तो जो पीछे चले लेकिन साथ साथ रहे उसे प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि मान लीजिए मैंने एक शब्द लिया, शासन। शासन आप जानते हैं, रूल करना, राज किसका है, किसका शासन है। और शासन के आगे हमने लगा दिया अनु, अनु उपसर्ग है, तो अनुशासन नया शब्द हो गया। डिसिप्लिन, आपको अनुशासन में रहना चाहिए, ठीक है। और अगर हमने ऐसे बोल दिया कि आज बच्चे अनुशासनहीन हो रहे हैं, तो शासन शब्द में प्रारंभ में अनु लगा दिया और अंत में हीन लगा दिया। मतलब मैंने एक ही शब्द में उपसर्ग भी लगा दिया और प्रत्यय भी लगा दिया, शब्द बन गया अनुशासनहीन। दो प्रत्यय भी लगा सकते हैं। आज समाज में अनुशासनहीनता बढ़ रही है, तो इधर हीन भी है और ता भी है, हीनता भी है और अनुशासनहीनता भी है। तो इस तरह से नए शब्द का निर्माण करने के लिए, अब नए शब्द का निर्माण क्यों करना, इस क्यों का जवाब क्या है? हमें अपनी भाषा को अगर समृद्ध बनाना है, कोई भी भाषा वक्त के साथ तभी चलती है जब उसका शब्दकोश बहुत समृद्ध हो, भाषा में लचीलापन हो। तो हमारी हिंदी भाषा नए नए तरीकों से अपने शब्दों का निर्माण करती है। संधि से भी नए शब्द बनते हैं, समास से भी नए शब्द बनते हैं, पर्यायवाची आप जानते हैं, एक ही शब्द के कई और पर्याय होते हैं। तो ऐसे ही हम थोड़े से अंश को लेते हैं और नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। तो हमें क्यों सीखना? नए शब्दों का निर्माण करने के लिए, अपनी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए, किसी और के अर्थ को बहुत गंभीरता से समझने के लिए हमें उपसर्ग और प्रत्यय को सीखना बहुत ज़रूरी है और मज़ा आने लगता है। एक शब्द है हार। अब कैसे सीखें? ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है कि मूल शब्द जो होता है उसका अपना एक अर्थ होता है, यानी मूल शब्द अर्थवान होता है।
जो शब्द जोड़ा गया या शब्दांश जोड़ा गया, जिसे हमने उपसर्ग नाम दिया और जिसे हमने प्रत्यय नाम दिया, उसका अर्थ भी हो सकता है और अर्थ नहीं भी हो सकता है। दोनों स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन जो मूल शब्द है उसका अर्थ हर हाल में होना जरूरी है। तो जैसे हमने शब्द लिया हार, हार जानते हैं आप, गले में हार पहनते हैं। दूसरा हार है कि चुनाव में उनकी हार हुई, हार माने पराजय होना और हार माने एक नेकलेस, गले का हार। लेकिन अगर हमने इस हार शब्द में आपने इसमें आ उपसर्ग लगा दिया, आ का कोई अर्थ नहीं है ऐसे, लेकिन जब हार शब्द में आ लगा दिया तो ये बन गया आहार। आहार माने होता है भोजन, आहार लेना, भोजन। स्वल्प लगा दिया, स्वल्पाहार। अल्प लगा दिया, अल्पाहार। लेकिन हार शब्द इसमें स्पष्ट है। अब हार के पहले हमने लगा दिया वि उपसर्ग और वो शब्द बन गया विहार। विहार माने प्रस्थान कर जाना, भ्रमण जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए चले जाना। आचार्य श्री का विहार हो गया, गमन हो गया, चले गए। अब एक होता है प्रा लगा दिया, प्रहार करना, किसी ने किसी पर अटैक कर दिया, वार कर दिया, उसे हम कहते हैं प्रहार करना। तो शब्द था हार, आहार, विहार, प्रहार, अलग अलग शब्दों का निर्माण हो गया। तो ये तो थे शब्द निर्माण के लिए उपसर्ग और प्रत्यय का होना जरूरी है और जानना भी जरूरी है। अब आपको कैसे पहचाने, परीक्षा में कभी कभी दिए हुए शब्दों में से अलग करना होता है, कभी उपसर्ग आता है और उससे जोड़कर आपको नए शब्द का निर्माण करना होता है, कभी प्रत्यय को अलग करना होता है। तो कैसे पहचाने? तो पहचानने का एक तरीका मैंने अभी बताया कि जो मूल शब्द है उसका अर्थ जरूरी है। तो आप मूल शब्द को अर्थवान दृष्टि से देखें कि इसका कोई अर्थ है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, जब आपकी शिक्षक या शिक्षिका कक्षा में पुस्तक पढ़ाते हैं तब आप नए शब्दों को ध्यान से देखें और आप देखें कि कहाँ किस तरह से इस शब्द में उपसर्ग आया, किस तरह से इसमें प्रत्यय आया। अगर नहीं समझ में आया उसी समय पूछें, रेखांकित करें। और जब शिक्षिका बोलती है कि कक्षा में आज आप गैर हाजिर क्यों थे, भले ही वो उर्दू का शब्द है, उर्दू में तो गैर शब्द कैसे लिया इन्होंने, गैर हाजिर, गैर उपस्थित, अनुपस्थित। तो ये आपका ध्यान हो, श्रवण कौशल, वाचन। जब आप रीडिंग करें तब ध्यान से देखें, जब आप सुने तब ध्यान से देखें और थोड़ी सी अतिरिक्त पठन की आदत डालें और आपस में एक दूसरे की जिस दिन जो शीर्षक आपको क्लास में पढ़ाया जाए, परिचय कराया जाए, उसी से संबंधित आप अपनी गतिविधियां, खेल और उसी से संबंधित बातचीत करें। आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो उपसर्ग किन किन भाषाओं से लिए गए हैं? तो हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। अनु है जैसे, तो हमने अनुगमन, अनुज, पीछे, अनु है ना, पीछे जाना। अप लिया, अपमान बन गया, अपयश बन गया, अपशब्द हो गया। अति लिया, अतिरिक्त, अत्यधिक। आ लिया, अभाव, अज्ञान, अशुद्ध। अधि, अधिकार, अधिवक्ता, अधिगम। हिंदी के शब्द हैं आपके, हिंदी में चूंकि तद्भव शब्द ज्यादा होंगे, शुद्ध शब्द होंगे संस्कृत के, तत्सम, और तत्सम से ही हिंदी है, तो उसके जैसी तो वो होंगे तद्भव। चौ का अर्थ है चार, चौराहा, इधर रास्ते। ध्यान रखना, चार रास्तों का समूह हो जाएगा, वो समास हो जाएगा। इधर हम उसकी बात नहीं करेंगे, उसके लिए आप समास का वीडियो देखिए। संधि की बात भी मैं नहीं करूंगी, उसके लिए संधि की वीडियो देखिए। उसे विग्रह कहेंगे, उधर समास का विग्रह कहेंगे, संधि का विच्छेद कहेंगे और उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ेंगे। तो इधर आपका अध शब्द लिया, अध जला, अध गगरी, कु, कुचाल, कुपुत्र। आपने बिन शब्द है, बिन मांगे। विदेशी शब्दों को आप ध्यान से देखें, कोई भी हो सकता, उर्दू के हो सकते हैं, गैर हाजिर, लाजवाब, लावारिस, है ना, गैर जिम्मेदार,
बाकायदा, बाइज्जत, बहुत सारे शब्द हैं। आप अंग्रेजी के शब्द देखेंगे, हमारे अंग्रेजी के भी मिलेंगे, अरबी के भी, फारसी के भी, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सब इंस्पेक्टर बेहद प्रचलित है, तो ये सब उपसर्ग है ना। सब रजिस्ट्रार है ना, वाइस प्रिंसिपल, वाइस तो ये हेडमास्टर, तो अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रचलन है उपसर्गों के साथ। तो ये बात थी हमारी उपसर्ग सीखने की। अब आपकी बात है प्रत्यय की। तो बात की थी जो पीछे लगे, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय के लिए आपको शब्द के पीछे लगाना है, और पीछे तो आप दिन भर कोई भी शब्द है, आपने लिख है शब्द, अब लिखाई, पढ़ाई, हंसी, ई लगा दिया, ईला लगा दिया, चमकीला, रंगीला, आपका आवट लगा दिया, मिलावट, आपने घबराना, उससे हमने घबराहट, आहट शब्द आया तो चहचहाहट चिड़ियों की। तो इस तरह से मिलावट, तरावट, चहचहाहट, आना आया, चहचहाना, लिखना, हंसना, जितनी भी क्रियाएं उसमें ना लगा हुआ है, कभी आई लगेगा, कभी ई लगेगा। ध्यान रखना, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होगा। बहुत ध्यान से रखने की बात है ये, अपना कोई अर्थ नहीं होगा। प्रतिभावान बन गया है ना, तो ये बहुत ही आसान है जब आप ध्यान से पढ़ें और शब्दों की एक सूची बनाते चले जाएं कि हमने कक्षा 1 से अब तक की कौन कौन से शब्द हमारी शिक्षिका प्रयोग करती है, उसमें कौन सा उपसर्ग का है, कौन सा प्रत्यय का है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, रूल्स या नियम जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक प्रत्यय है, अब बच्चों को क्वेरी होती है, जिज्ञासा होती है कि मैम एक प्रत्यय हमने लगा दिया नगर में, तो नगर से एक लगाया तो वो बन गया नागरिक, लेकिन ये ना शब्द दीर्घ या बड़ा कैसे हो गया। तो नियम जानना जरूरी है कि जहाँ एक प्रत्यय होगा वहाँ पहला अक्षर, पहला वर्ण दीर्घ हो जाएगा, नियम है ये। तो नगर से नागरिक, धर्म शब्द है धार्मिक, इस तरह से संस्कृति शब्द है सांस्कृतिक, व्यवहार शब्द है व्यावहारिक, लेकिन ये ई आ दीर्घ आ बन जाता है, लेकिन ई है तो वो अय बन जाता है। जैसे राजनीति, राजनैतिक, इतिहास, ई का अय बन जाए ऐतिहासिक। तो इस तरह से आपको अगर ऊ शब्द है तो वो औ के रूप में बदल जाता है। मुख, मौखिक, तो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। कहीं कहीं अपवाद वाले शब्द भी मिलेंगे जिनमें ये नियम लागू नहीं होगा, लेकिन प्रायः 99 जगह ये नियम लागू होगा। तो आपको एक प्रत्यय परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, और इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि बच्चे नगर में एक जोड़ते नगरिक लिख देते हैं, धर्म में एक जोड़ते धार्मिक लिख देते हैं। तो आपको जब तक नियम नहीं पता होगा कि पहला अक्षर दीर्घ क्यों होता है, तब तक आप इसे सही नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या हैं, इन्हें हमें क्यों सीखना है, कैसे पहचानें, कैसे सीखें, और सबसे अंत में कि आप इनका प्रयोग खुद करें, औरों को कराएं। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारे चैनल पर लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं। इतना तो आपका फर्ज बनता ही है, और अच्छा लगे तो टिप्पणी भी अवश्य लिखें। धन्यवाद।